बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ ज़ूलॉजी थर्ड ईयर। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर में 35 में एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने एनिमल में कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरल इकोलॉजी एंड सोशल बिहेवियर के बारे में। तो बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट जो हैं ये एनिमल्स की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, लाइक उनमें नेविगेशन कैसे होती है, अपने रास्ते को कैसे तलाश करते हैं, हैबिटेट सिलेक्शन कैसे होती है, कैसे रहने की जगह को फाइंड करते हैं, किस तरह की जगह को रहने के लिए चूज़ करते हैं, उसमें क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इनको चाहिए होते हैं, फॉरेजिंग बिहेवियर इनमें क्या है, किस तरह की फ़ूड को खाने के लिए सेलेक्ट करते हैं, और वो सारे वेज जिनमें इनका बिहेवियर जो होता है कैन इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन बायोलॉजी। तो अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हैबिटेट सिलेक्शन के बारे में। हैबिटेट सिलेक्शन क्या होती है? एनिमल्स चॉइस ऑफ अ प्लेस टू लिव। एनिमल का अपनी रहने की जगह को चूज़ करना हैबिटेट सिलेक्शन कहलाता है। इसको दो तरह के फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट्स ऑफ द एनिमल। ये जो टॉलरेंस लिमिट है इससे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ये डिटरमिन करती है। इसमें आता है टेम्परेचर की रेंज, ह्यूमिडिटी का लेवल, वाटर सैलिनिटी एंड सम अदर इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जो हैं उसको मद्देनज़र रख कर एनिमल्स जो हैं अपनी रहने की जगह को सिलेक्ट करते हैं। वो वहीं पर रहते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें उनकी टॉलरेंस रेंज में होती हैं, वरना वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर दूसरा एनिमल की चॉइस बेस्ड ऑन कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्स क्या है, नेस्ट साइट्स कितनी अवेलेबल हैं, प्रेडेटर्स जो हैं उनसे किस हद तक बचा जा सकता है, प्रेडेटर की तादाद वहाँ पे कितनी कम है, और पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर ये अपनी रहने की जगह को चूज़ करते हैं। अब हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। वुडलैंड डियर माइस जो है ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता इन द फील्ड इन्वायरमेंट, इसलिए ये फॉरेस्ट में रहता है फील्ड्स में रहने की बजाय, क्योंकि इसकी जो फिजियोलॉजिकल लिमिट है वो हाई टेम्परेचर को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये ऐसे एरियाज को प्रेफर करते हैं फॉरेस्ट में भी जहाँ पे लार्जर ट्रीज़ होती हैं विद इन द वेस्ट। क्यों है उनको प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये ट्रीज़ जो हैं इनको ज़्यादा फूड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अकॉर्न एंड बीच नट्स। इसके अलावा इनको वहाँ ज़्यादा बेटर शेल्टर मिलता है और नेस्ट साइट भी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो ये उनकी चॉइस होती है कि ये फॉरेस्ट में भी कहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद है फॉरेजिंग बिहेवियर। एनिमल्स जो हैं फूड को लोकेट करने का उनका जो बिहेवियर है, प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं फॉरेजिंग बिहेवियर। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फूड रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड फॉरेजिंग बिहेवियर। जितने भी जानदार हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फ़ूड चाहिए, फूड खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, उससे अपने सारे बायोलॉजिकल वर्क करते हैं। तो इसलिए एनिमल्स जो अपने बहुत सारा टाइम जो है फूड को तलाश करने में और उसको कंज्यूम करने में जो है लगाते हैं। एनिमल्स को डिफरेंट चॉइसेस का सामना करना पड़ता है फूड की तलाश के दौरान कि उनको खाने में कौन सी चीज़ जो है वो चाहिए, कौन से आइटम्स जो है उनको डाइट में इंक्लूड करना है। फिर फूड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती इन्वायरमेंट में, तो उनको ये भी सोचना पड़ता है कि उन्होंने पैचेस या क्लम्स में किस पैच की तरफ जाना है, व्हाट पाथ शुड एन एनिमल टेक बिटवीन द पैचेस, और किस तरह उसने नए पैच को फूड के तलाश करना है, लोकेट करना है। फूड जब रिड्यूस हो रही है तो उसको कब वहाँ से जाकर वहाँ से निकल जाना है और वहाँ से किसी और पैच की तरफ जाना है फूड की, ये सब चॉइसेस उसको लेनी पड़ती हैं। सब चीज़ें उसको मद्देनज़र रख कर जो है अपनी फूड को सर्च करना पड़ता है। अब हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हमिंग बर्ड्स की एंड डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बीज की जो कि फ्लावर्स को विजिट करती हैं टू ऑब्टेन नेक्टर। उनको भी इसी तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसी तरह आउल्स हैं, ये रोडेंट्स को खाते हैं। ये रोडेंट्स होते हैं फील्ड्स में भी होते हैं, फॉरेस्ट में भी होते हैं। अब इनकी चॉइस है कि ये कहाँ जाके उनको जो है सर्च आउट करते हैं, उनको जाके कंज्यूम करते हैं। उसके बाद है एनर्जी बजट। अब एनिमल्स जो हैं वो अपने पर्सनल एनर्जी बजट्स को कैलकुलेट नहीं करते। हालांकि जब हम हमारे कुछ एनर्जी कॉस्ट भी होते हैं, हम कुछ कामों पे एनर्जी लगा रहे होते हैं और फिर हमारी एनर्जी गेन्स भी होते हैं। एनर्जी गेन और एनर्जी कॉस्ट जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फूड की फाइंडिंग में, उसको कंज्यूम करने के बाद उसको एनर्जी गेन में। जो एनर्जी कॉस्ट है इसमें वो एनर्जी शामिल है जो कि फ़ूड की सर्च में लगाई जाती है। इसके अलावा सर्च के अलावा जब प्रे को पकड़ लिया जाता है तो उसको हैंडल करने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, फिर उसको डाइजेस्ट करने में, खाने में भी एनर्जी वेस्ट होती है। तो जो एनर्जी गेन होती है फॉर डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फूड आइटम्स,
मस्ट एक्सीड द कॉस्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल, यानी कि जितनी उसने एनर्जी सारे काम में लगाई है, अगर उसको अपने फूड को डाइजेस्ट करने के बाद इतनी एनर्जी वापस ना मिले, उससे ज़्यादा ना मिले, तो उसका सर्वाइवल जो है वो जो है मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक प्रेइंग मैंटिस है, अपनी एनर्जी स्पेंड करता है मौत को लोकेट करने में, फिर उसको स्ट्राइक करने में, फिर उसके विंग्स को रिमूव करने में और उसको कंज्यूम करने में और डाइजेस्ट करने में इसकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो लगती है। अब मैंटिस तभी सर्वाइव करेगा जब उसने जो मौत खाया है उसको खाने के बाद उसको इतनी एनर्जी मिलेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जितनी उसने लगाई थी। इसके अलावा एनिमल्स को मेट की सर्च के लिए भी और एग लेइंग या रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत सारी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है। तो एनिमल्स को फूड की तलाश के दौरान इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फूड की तलाश करनी पड़ती है कि फ़ूड की तलाश के दौरान कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है और फिर उसको खाने के बाद उनको उससे ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, वरना उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, बल्कि उनका सर्वाइवल जो है ख़तरे में पड़ जाता है। हम पढ़ते हैं स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट क्या हैं। स्पेशलिस्ट जो हैं ये वो जानदार होते हैं जो कि अपनी डाइट और हैबिटेट सिलेक्शन में स्पेशलिस्ट होते हैं, या इनके ख़ास तरह के हैबिटेट में रहते हैं और ख़ास तरह की डाइट ही खाते हैं। एवोल्यूशन के दौरान में हुआ क्या कि इनमें ख़ास तरह के पर्टिकुलर इनके रिसोर्स को एफिशिएंटली जो है यूज़ करने का जो फंक्शन है वो डेवलप हुआ है। जैसे कोआला है, ये एक ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल मैमल है। ये सिर्फ यूकलिप्टस ट्री के सर्टेन स्पीशीज़ की लीव्स खाता है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अडेप्टेड है फॉर ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज। सो हम कहते हैं कि ये एक स्पेशलिस्ट है, ये एक ख़ास तरह के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन ये जो इसके लिए नुकसानदेह भी होता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई प्लांट डिजीज़ आती है जो कि यूकलिप्टस स्पीशीज़ के ट्रीज़ को किल कर देती है, तो कोआला जो है उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये देखें, ये है कोआला जो कि ख़ास तरह की यूकलिप्टस ट्रीज़ के लीव्स को खाता है। इट इज़ अ स्पेशलिस्ट। फिर दूसरे हैं जर्नलिस्ट, वो एनिमल्स जो वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं और वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो हैं ये वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ह्यूमंस जो हैं दे आर गुड एग्जांपल ऑफ जर्नलिस्ट स्पीशी। इसका कुछ पेट स्पीशीज़ हैं लाइक यूरोपियन स्टारलिंग, ये जो है यूनाइटेड स्टेट में इंट्रोड्यूस की गई थी एक सदी कबल। दे आर नाउ लिविंग इन ऑलमोस्ट एवरी अवेलेबल टाइप ऑफ हैबिटेट। ये जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जर्नलिस्ट होने का एक डिसएडवांटेज भी होता है कि क्योंकि ये हर जगह रह रहे होते हैं, हर तरह की फूड खा रहे होते हैं, तो इनको फिर कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है फ्रॉम अदर एनिमल्स। इस तरह के कंपटीशन का स्पेशलिस्ट को सामना नहीं करना पड़ता। दिस इज़ द स्टारलिंग। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, सोशल बिहेवियर्स इन एनिमल्स। सोशल बिहेवियर कैसे कहते हैं? इंट्रैक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स का आपस में इंटरेक्ट करना सोशल बिहेवियर कहलाता है। लेकिन ये जो है ये दूसरे डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स पे भी ये जो है अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसमें प्रेडेटर प्री इंट्रैक्शन जो है नहीं शुमार की जाती। अब एनिमल्स जो हैं आपको पता है ग्रुप बना के रहते हैं। दे ऑफन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स। ग्रुप क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीगेशन क्यों बनाते हैं? फॉर पर्पज़ लाइक फीडिंग, ड्रिंकिंग और मेटिंग। जैसा कि सेवरल ड्रोसोफिला फ्लाइज जो हैं दे लिव ऑन अ पीस ऑफ रोटिंग फ्रूट, वो एक गले सड़े फल के ऊपर रह रही होती हैं। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेशन। अ स्टेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी डेट मेंटेन अ कोऑपरेटिव सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एनिमल सोसाइटी। तो एनिमल्स के एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही स्पीशी के अफराद हो और एक उनमें कोऑपरेटिव सोशल इंटरेक्शन हो, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहें, मदद करें एक दूसरे की, उसे हम कहते हैं एनिमल सोसाइटी। ये जो एसोसिएशन होती है टिपिकली एक्सटेंड्स बियॉन्ड द लेवल ऑफ मेटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ यंग, यानी कि इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि मेटिंग हो रही है इंडिविजुअल्स के दरमियान आपस में या वो अपने यंग वंस की टेक केयर करें, बल्कि इसमें ये जो एसोसिएशन है बहुत ज़्यादा वसी होती है। सोशल बिहेवियर जो होते हैं दे हैव इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पाई जाती हैं। अब सोशल ग्रुपिंग का क्या फ़ायदा है? इसका एक ग्रुप में रहने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इससे क्या होता है? एनिमल्स को प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलती है। ग्रुप मेंबर्स में जो है सेफ्टी होती है, क्योंकि जब भी कोई डेंजर होता है, कोई इंट्रूडर आता है, तो दूसरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके अलावा मिलकर ये शिकार करते हैं, प्रे कैप्चर करते हैं। इस तरह फीडिंग एफिशिएंसी जो होती है प्रेडेटर की बढ़ जाती है।
इसके अलावा सोशल ग्रुपिंग जो होती है ये एनिमल्स को हार्श इन्वायरमेंट से भी बचाती है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये आपस में मिल के बैठ जाते हैं, हडल कर लेते हैं ताकि अपने आप को कोल्ड वेदर से बचा सकें। इसके अलावा जो सोशल ग्रुप में मेंबर्स होते हैं एक दूसरे को मेट को फाइंड करने में और यंग वंस को रियर करने में, इनको पालने में भी हेल्प करते हैं। बहुत से इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें सोशल ग्रुपिंग पाई जाती है। ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक डिफेंस का फंक्शन कुछ कोई और मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फूड की तलाश कोई और मेंबर्स कर रहे हैं, और यंग वंस को फीड कोई और करवा रहे हैं। इस तरह उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। अब सोशल ग्रुपिंग का डिसएडवांटेज क्या है कि इससे एक ही मेंबर के, क्योंकि अफराद एक दूसरे के साथ मिल के रह रहे होते हैं, तो रिसोर्स फूड रिसोर्स के लिए कंपटीशन, या किसी भी रिसोर्स के लिए कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई डिजीज़ और पैरासाइट आता है तो वो ग्रुप में बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर जाता है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ इंटरफेयर भी करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन एंड रीडिंग ऑफ यंग। तो ग्रुप की जो वैल्यू है डिपेंड करती है स्पीशी के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। इनको मिल के रह रहे हैं तो उनमें आपस में जो है उनका आपस में मिल के रहना, बाहम जो है इत्तेहाद से रहना और बहुत ज़रूरी होता है, वरना उस ग्रुपिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं एगोनिस्टिक बिहेवियर, टेरिटरीज एंड डोमेस्टिक डोमिनेंस हायरार्कीज़ के बारे में। एगोनिस्टिक बिहेवियर क्या है? एक ऐसा बिहेवियर जिसमें एक एनिमल जो है वो अग्रेसिव होता है, अटैक करता है किसी और एनिमल को, और दूसरा एनिमल भी जो है उसके रिस्पॉन्ड में अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है या फिर सबमिशन शो करता है, इनके जो है उसके आगे झुक जाता है, उसको हम कहते हैं एगोनिस्टिक बिहेवियर। एनिमल्स की सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है। एगोनिस्टिक बिहेवियर जो होता है आमतौर पे इतना लीथल नहीं होता। आमतौर पे एनिमल्स को किल नहीं किया जाता, ना ही सिविली इंजर किया जाता है। सिर्फ उनमें जो उनके साथ अगर लड़ाई हो भी जाए तो बोलता है सिवियर इंजरी नहीं होती, ना ही उसको एक एनिमल दूसरे को मारता है। मेल्स जो होते हैं आमतौर पर एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट डिस्प्लेस, यानी कि डिफरेंट तरह के वो सिग्नल्स देते हैं, डिफरेंट तरह के डिस्प्लेस करते हैं जिससे वो दूसरे एनिमल को वार्न करते हैं। ये जो एग्रेसिव डिस्प्लेस हैं इनको हम सिग्नल्स कहते हैं। इससे दूसरे एनिमल्स को, मेल्स को वार्न करते हैं कि ये इलाका या टेरिटरी उनकी है और वो उसमें इंट्रूड ना करें। एगोनिस्टिक बिहेवियर जो होता है ये एक तरह से एंटी सोशल बिहेवियर है, लेकिन ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये बिहेवियर जो होता है ये टेरिटरीज़ को और एंड डोमिनेंस हायरार्कीज़ को मेंटेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। टेरिटरी क्या होती है? वो जगह जिसको कोई एनिमल डिफेंड करता है बाय शोइंग एगोनिस्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड द टेरिटरी ऑफ द एनिमल। एनिमल का, किसी भी एनिमल का एक इलाका जिसे वो अपने फेरोमोन से मार कर देता है, उसको डिफेंड करता है, जहाँ पे वो मेटिंग करता है और अपने यंग वंस को रियर करता है, उसको हम कहते हैं उसकी टेरिटरी। और उस जगह से वो दूसरे इंडिविजुअल्स को वहाँ से वो निकाल देता है। बहुत से मेल बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो ब्रीडिंग टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं, जहाँ पे उन्होंने ब्रीड करना होता है, और वो एक्टिवली इस जगह को डिफेंड करते हैं कि ताकि कोई और मेल उस जगह पे आके कब्जा ना कर ले। इसके अलावा उस टेरिटरी में फ़ीमेल को भी अट्रैक्ट करते हैं ताकि वहाँ पे मीटिंग हो और किसी भी इंटरफेरेंस के बगैर फ्रॉम अदर मेल मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। इसके अलावा वहाँ पर अपने यंग वंस को भी जो है रियर करते हैं, इनको पालते हैं। इसके अलावा टेरिटरीज जो है ये फूड सप्लाई का भी जो है एक सोर्स है। ये शेल्टर भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं एनिमल्स को फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट्स। अब डोमिनेंस हायरार्कीज़ क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन सच अ वे that some members of the group have greater access to resource like food or mates than others is called dominance hierarchies। यानी कि एनिमल्स का एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के वो टॉप पे होते हैं, जिनकी एक्सेस जो होती है फूड रिसोर्स पे या मेट या दूसरे जेंडर पे या मेट पे ज़्यादा होती है और दूसरों की कम होती है। उसे हम कहते हैं डोमिनेंस हायरार्की। ये इनकी एक रैंकिंग सिस्टम है जिसमें एक डोमिनेंट है, फिर उससे नीचे लेवल के ऑर्गेनिज्म होगा, एनिमल होगा, फिर उससे नीचे लेवल पे कोई और एनिमल होगा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनिमल सोशल स्ट्रक्चर इन विच अ लीनियर और नियरली लीनियर रैंकिंग एग्जिस्ट। इसमें लीनियर रैंकिंग होती है, इनके टॉप से बॉटम की तरफ रैंकिंग होती है। विथ ईच एनिमल डोमिनेंट ओवर दोस बिलो इट। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला मेंबर होता है वो नीचे वाले मेंबर के ऊपर डोमिनेंट होता है, और दूसरा जो होता है उसमें वो सबमिसिव होता है अपनी हायरार्की से ऊपर वाले के लिए। सम एनिमल्स आर प्रेजेंट नियर द टॉप ऑफ द ऑर्डर। कुछ एनिमल्स जिसमें सबसे टॉप पे होते हैं और उन रिसोर्सेज पे उनका जो कब्ज़ा होता है वो ज़्यादा होता है।
फर्स्ट चॉइस रिसोर्सेज की उनकी होती है, जो बच जाता है वो बाकियों को मिलता है। द एनिमल्स प्रेजेंट नियर द बॉटम डू नॉट गेट सफिशिएंट रिसोर्स। इस वजह से क्या होता है, वो जो रिसोर्स है वो बॉटम तक पहुँचते पहुँचते बहुत उसके वो जो है बहुत, यानी कि जब सबसे लोअर एनिमल जो है उसकी बारी आती है तो उसको बहुत कम रिसोर्सेज जो है वो मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डोमिनेंस हायरार्की दिखाई गई है। इसमें आप देखेंगे अल्फ़ा वुल्फ है जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, इट इज़ हाईएस्ट प्रिविलेज डोमिनेंट ग्रे वुल्फ। ये सारे वुल्फ हैं लेकिन इसमें एक डोमिनेंट वुल्फ है, उसको अल्फ़ा वुल्फ कह रहे हैं। फिर ये डोमिनेंट ओवर बीटा वुल्फ इज़ डोमिनेंट ओवर डेल्टा वुल्फ एंड डेल्टा वुल्फ इज़ डोमिनेंट ओवर ओमेगा वुल्फ। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा वुल्फ है इसकी जो कब्ज़ा है रिसोर्सेज पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीटा वुल्फ, फिर डेल्टा और सबसे एंड बारी आती है ओमेगा वुल्फ की। तो देयर इज़ अ डिक्रीज इन डोमिनेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंक्रीज इन द डोमिनेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं चिकन्स की। पैकिंग ऑर्डर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ डोमिनेंस हायरार्की। पैकिंग कहते हैं बीक से लड़ना। अब देखते हैं जो हैंड्स होती हैं वो अपने बीक से, चोंच से वो मारने से लड़ती हैं। पैक ऑर्डर इज प्रेजेंट इन चिकन्स इन अ पेन। एक जगह पे एक पेन में रहने वाले चिकन्स में एक पैक ऑर्डर होता है। चिकन्स जो होते हैं उनको आपस में रखा जाता है, एक दूसरे के साथ ही फाइट करते हैं। फाइनली इनमें एक हायरार्की बन जाती है, एक रैंकिंग बन जाती है डोमिनेंस फॉर्म की ना। हायर रैंक्ड चिकन्स आर फर्स्ट टू। इनमें हायर रैंक चिकन होता है जिससे सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद उससे लोअर रैंक के चिकन्स जो हैं वो फिर जो है फीड करते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज़ पॉसिबल आफ्टर द सेटिंग ऑफ हायरार्की। पीसफुल एग्जिस्टेंस तभी होती है जब एक हायरार्की सेट हो जाए, वरना इनमें लड़ाई होती रहती है। समटाइम्स अ बर्ड ट्राइज टू मूव अप इन द ऑर्डर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक कोई बर्ड है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है कि मैं भी जो है डोमिनेंट में आ जाऊँ, तो इस तरह फाइट्स होती हैं वो फिर होने लग जाती हैं। डोमिनेंस हायरार्की जो होती है वर्टिब्रल ग्रुप में एग्जिस्ट करती है। द मोस्ट कॉमन डोमिनेंस हायरार्की इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। आमतौर पे जो हायरार्की होती है ये लीनियर होती है, लेकिन समटाइम्स इट इज़ ट्रायंगुलर ऑल्सो। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेल जो होता है वो रैंक में सबसे हायर होता है, लाइक इन बेबून्स। बट समटाइम्स ओल्डर मेल्स में फॉर्म कोलिशंस। कि दफ़ा ऐसा होता है कि जो बाकी मेल्स होते हैं ओल्डर, वो आपस में एक इत्तेहाद कर लेते हैं और फिर वो स्ट्रॉन्गर मेल को जो है मिल के उसको जो है उससे फाइट करते हैं और उसको सबड्यू करते हैं और ग्रुप को लीड करते हैं। लाइक एज वी कैन सी इन ह्यूमन में भी ऐसा होता है कि हमारे में भी सोशल हायरार्की पाई जाती है कि जो अमीर है वो सबसे टॉप पे है, उसकी रिसोर्सेज पे जो है उसका कब्ज़ा सबसे ज़्यादा है। अब हम बताते हैं अल्ट्रुइज्म के बारे में। इट इज़ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, द इंट्रैक्शन इन विच एन इंडिविजुअल गिव्स अप or sacrifices some of its own reproductive potential to benefit other individual is called altruism. अल्ट्रुइज्म में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को सेक्रीफाइस करता है दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए, उसकी ही स्पीशी के दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको पता है जो एनिमल हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे उनका वो सक्सेसफुल होते हैं इन बायोलॉजिकल सेंस, क्योंकि अपनी जीन्स को पास कर रहे होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपनी कुछ जीन्स को अपने रिलेटिव से भी शेयर कर रहे होते हैं और अपने यंग वंस से भी शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर ये अपने रिलेटिव्स को या अपने यंग वंस को हेल्प करते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करें और ख़ुद वो रिप्रोड्यूस ना करें, तो तब भी जो है इस तरह भी उनके जीन्स अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। देयरफॉर दे हेल्प their relatives in their survival. Thus, an individual pass more genes theoretically to the next generation than by rearing his own young. यानी कि अपने खुद रिप्रोड्यूस करने के बजाय, अपने यंग वंस को रियर करने के बजाय अगर वो अपने रिलेटिव को जो है वो उसको हेल्प कर रिप्रोड्यूस करने में, तो ज़्यादा जीन्स जो है उसको ज़्यादा जीन्स पास होती हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल है इसकी अल्ट्रुइज्म इन क्रोज में आप देखते हैं कि जो क्रोज हैं एक उनमें से इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को अलार्म कॉल्स देते हैं ताकि वो उनको प्रेडेटर से बचा सके। ये कॉल जो होती है प्रेडेटर को सेंडर की तरफ मतवज्जा भी कर सकती है और वो उसको मार भी सकता है, लेकिन वो दूसरों की खातिर अपनी जान को जो है वो खतरे में डाल देते हैं। इस तरह अल्ट्रुइज्म पाई जाती है हनी बीज में। इसमें हमने देखा है कि हनी बीज में सोसाइटीज़ पाई जाती हैं। देयर इज़ अ सोशल स्ट्रक्चर इन हनी बीज। अल्ट्रुइज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोसाइटीज़ ऑफ हाइमेनोप्टेरियंस इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज। इसमें जो मेल्स होते हैं उनको हम ड्रोन्स कहते हैं, दे आर हैप्लॉइड, और फीमेल वर्कर्स जो होती हैं और क्वींस होती हैं दे आर डिप्लॉइड।
इससे एक जेनेटिक एसिमेट्री डेवलप होती है, क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड वर्कर्स जो होती हैं वो अपनी दूसरी सिस्टर्स के साथ 3/4 जीन्स जो है वो शेयर कर रही हैं। अगर ये रिप्रोड्यूस करती हैं तो अपने जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनसे ये हाफ जीन्स जो हैं वो शेयर करेंगी। तो ये ख़ुद रिप्रोड्यूस करने के बजाय अपनी क्वीन को जो है वो सपोर्ट करती हैं कि वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करे और ज़्यादा जीन्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास होना। द वर्कर्स हैव देयर मदर टू प्रोड्यूस मोर सिस्टर्स, दस द वर्कर पासिस मोर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय देयर मदर। इसकी बजाय कि वो खुद ये प्रोड्यूस करें तो हाफ जीन्स आगे जाएंगी, तो अपनी मदर को सपोर्ट करती हैं, क्वीन को सपोर्ट करती हैं, ताकि वो ज़्यादा जनरेशन प्रोड्यूस करे, ज़्यादा अमाउंट में जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो। सम ऑफ दीज देयर सिस्टर मे बिकम रिप्रोडक्टिव क्वींस इन द फ्यूचर। उसके बाद है किन सिलेक्शन। विलियम हैमिल्टन ने एक आइडिया दिया था किन सिलेक्शन का। इसमें क्या होता है, इसमें इसने बताया कि सिलेक्शन जो होती है इट एक्ट ऑन रिलेटेड एनिमल्स, यानी कि इस सिलेक्शन में क्या होता है, रिलेटेड एनिमल्स जो होते हैं दे कैन इफेक्ट द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक जीन जो है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरी कर रहा है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है, ना सिर्फ खुद रिप्रोड्यूस करके बल्कि अपने रिलेटेड एनिमल की रिप्रोडक्शन में हेल्प करके भी वो अपनी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। देयरफॉर एन इंडिविजुअल की फ़िटनेस में सिर्फ इसी में नहीं है कि वो अपनी जीन्स को पास कर रहा है, बल्कि इसकी फ़िटनेस इसमें भी है कि उसके रिलेटिव उन जीन्स को पास कर रहा है टूवर्ड्स देयर नेक्स्ट जनरेशन। देयरफॉर अल्ट्रुइज्म इज़ अ जेनेटिकली बेस्ड टेंडेंसी, इट इज़ पास्ड ऑन बाय द इंडिविजुअल कैरिंग इट और बाय रिलेटिव हु आल्सो कैरी इट। यानी कि एक इंडिविजुअल भी इसको जो है पास ऑन कर सकता है और अपने रिलेटिव को सपोर्ट करके भी इसको पास कर सकते हैं, ऐसे लाइक वी हैव स्टडी इन अल्ट्रुइज्म, एक तरह की किन अल्ट्रुइज्म ही है। बट द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप मस्ट आइडेंटिफाइड रिलेटिव फॉर किन सिलेक्शन टू वर्क। लेकिन इसमें ज़रूरी क्या है कि ग्रुप के मेंबर को पता हो कि उनका किन कौन सा है, ताकि वो किन सिलेक्शन जो है वो वर्क कर सके। इट इज़ डन बाय स्मॉल ग्रुपिंग ऑफ प्राइमेट्स एंड सोशल इंसेक्ट्स। ये जो है ये प्राइमेट्स के कुछ ग्रुप्स में पाया जाता है, सोशल इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो किन सिलेक्शन जो है इट इज़ द एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी, इट फेवर्स द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिलेटिव्स इवन एट द कॉस्ट टू द ऑर्गेनिजम्स ओन सर्वाइवल। कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपनी सर्वाइवल को ख़तरे में डाल देता है, लेकिन अपने रिलेटिव को, अपने किन को सपोर्ट करता है कि वो रिप्रोड्यूस करे और नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करें। तो किन अल्ट्रुइज्म कैन लुक लाइक अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर हुज एवोल्यूशन इज ड्राइव्ड बाय किन सिलेक्शन। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर और नई बुक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।